फ्रेंड्स नमस्कार, मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में संप्रेषण वाले यूनिट से 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और ये जितने भी प्रश्न होंगे वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और ये हमारा पार्ट 5 है। इससे पहले मैंने पार्ट 4 अपलोड किया था, उसमें हमने 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया था जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन थे संप्रेषण वाले यूनिट से। तो जैसे कि मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को मैं यूनिट वाइज कंप्लीट करा रहा हूं ताकि एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। अभी एग्जाम को लेकर कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया कि आपका एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है मैं उसके बारे में आप सभी को अवगत करा दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं चाहता हूं कि आप इन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले। देखिए प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करेंगे तो क्वेश्चन आप फ्रेंडली हो जाएंगे। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो आप डायरेक्ट उसका आंसर कर पाएंगे। और इसके साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी भी होगी वीडियो से रिलेटेड या क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। और क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन लगे कि वीडियो मतलब फास्ट चल रही है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसके बाद से आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं कि प्रसार भारती का गठन किस वर्ष किया गया था। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रसार भारती का गठन किस वर्ष किया गया था। पहला जो ऑप्शन दिया गया है 1995, बी ऑप्शन है 1997 और सी ऑप्शन है 1999 और डी ऑप्शन दिया गया है 2001। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि प्रसार भारती का गठन किस वर्ष किया गया था। तो देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 1997 में। 1997 में जो है प्रसार भारती का गठन किया गया था, आपको याद रखना है। और पूरा अगर डेट के बारे में जानना है तो आपको याद रखना है कि 23 नवंबर 1997 में नई दिल्ली में जो है प्रसार भारती का गठन किया गया था। आपको ये भी याद रखना है, अगर पूछ दे कहाँ पे किया गया था तो नई दिल्ली में। अगर डेट के बारे में एग्जैक्ट पूछे तो 23 नवंबर 1997, ये आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे बड़ी समाचार अभिकरण एजेंसी कौन सी है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। देखिए पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है पीटीआई, बी ऑप्शन दिया गया है यूएनआई और सी ऑप्शन दिया गया है एनएनएपी और उसके बाद से चौथा जो ऑप्शन आपको दिया गया है समाचार भारती। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि भारत की सबसे बड़ी समाचार अभिकरण एजेंसी कौन सी है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पीटीआई। देखिए पीटीआई का पहले फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है। पीटीआई का फुल फॉर्म होता है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगर पीटीआई का फुल फॉर्म भी अगर क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है कि पीटीआई का फुल फॉर्म क्या है तो आपको याद रखना है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए इसकी स्थापना जो है 27 अगस्त 1947 को हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि पीटीआई की स्थापना यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी तो 27 अगस्त 1947 को इसकी स्थापना हुई थी, आपको याद रखना है। देखिए क्वेश्चन से जुड़े जो भी डिटेल्स होंगे मैं प्रयास करूंगा कि उनको आपको बताऊं ताकि क्वेश्चन से हट के भी अगर क्वेश्चन पूछ लिए जाएं तो आप उसका आंसर कर पाएं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने ये भी मेंशन किया कि ये क्वेश्चन किस सन में पूछा गया है। तो यूजीसी नेट जून 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में कौन सी प्रसारण प्रणाली का अनुसरण होता है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि भारत में कौन सी प्रसारण प्रणाली का अनुसरण होता है। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है एनटीएसआई, दूसरा जो बी ऑप्शन दिया गया है पीएएल, इंग्लिश में यहाँ पे दिया गया है पीएएल और सी ऑप्शन है यहाँ पे एसआईसीएएम, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन दिया गया है एनटीसीएस। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि भारत में कौन सी प्रसारण प्रणाली का अनुसरण होता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पीएएल का जो है अनुसरण होता है, आपको याद रखना है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है उसको भी आपको याद रखना है।
देखिए पल का क्या मतलब होता है कि इसका जो फुल फॉर्म है फेज अल्टरनेटिंग लाइन जो है इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी आपको याद रखना है। पल का जो है फुल फॉर्म क्या होता है आपका, फेज अल्टरनेटिंग लाइन, इसको याद रखना है आपको। देखिए अब अगर पूरी जानकारी के बारे में अगर इसको समझने का प्रयास करें तो पल एक एनालॉग टेलीविजन रंग एनकोडिंग प्रणाली है जिसका उपयोग जो है कई देशों में प्रसारण टेलीविजन सिस्टम में किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी मैं डेटा बता रहा हूं उसको भी आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि 1936 से पहले ऑल इंडिया रेडियो को क्या कहते थे। देखिए 1936 से पहले जो ऑल इंडिया रेडियो था उसका नाम कुछ और था और आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि उसको क्या कहते थे 1936 से पहले। पहला जो ऑप्शन दिया गया है इंडियन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, बी ऑप्शन है ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑफ इंडिया और सी ऑप्शन है इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस या कॉरपोरेशन, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा। और उसके बाद डी जो ऑप्शन है ऑल इंडिया ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। तो आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि 1936 से पहले ऑल इंडिया रेडियो को क्या कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस या कॉरपोरेशन, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के डिटेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि 1936 से पहले ऑल इंडिया रेडियो को तो ये पता चल गया हमें कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस या कॉरपोरेशन कहते थे, लेकिन इसके बारे में डिटेल में जानकारी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आप सभी को। तो देखिए इसमें बात यह है कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत जो है मुंबई और कोलकाता से साल 1927 में 2 निजी ट्रांसमीटरों से हुई थी। उसके बाद से 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम जो था वो भारतीय प्रसारण सेवा था, जिसको इंग्लिश में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन भी कहा जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद से 8 जून 1936 को इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और साल 1957 में आकाशवाणी के नाम से इसको पुकारा जाने लगा। तो ये कुछ डिटेल था, अगर इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसका आंसर आसानी के साथ कर पाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किससे शुरू करता है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। देखिए पहला जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है नानुमिति से, बी ऑप्शन दिया गया है पुनरावर्ती पदबंध से और सी ऑप्शन दिया गया है सुगम पूर्वाभ्यास से और डी ऑप्शन दिया गया है जटिल प्रश्नों के साथ। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है कि एक उत्तम संप्रेषक अपना प्रस्तुतिकरण निम्नलिखित में से किससे शुरू करता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे जटिल प्रश्नों के साथ जो है वह शुरुआत करता है। एक उत्तम संप्रेषक जो है अपना प्रस्तुतिकरण किससे शुरू करता है, तो जटिल प्रश्नों के साथ इसको शुरू करता है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को निम्न प्रकार के संचार में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को किस प्रकार से जो है यानी किस प्रकार के संचार में जो है इसको वर्गीकृत किया जा सकता है, यह आपको बताना है। तो पहला जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है दृश्य एक तरफा, बी ऑप्शन दिया गया है दृश्य श्रव्य एक तरफा और सी ऑप्शन दिया गया है दृश्य श्रव्य दो तरफा और डी ऑप्शन दिया गया है दृश्य दो तरफा। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को किस प्रकार के संचार में जो है वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दृश्य श्रव्य दो तरफा, ये आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा जा रहा है कि एमसी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि एमसी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। पहला जो ऑप्शन दिया गया लखनऊ में, बी ऑप्शन है भोपाल में और सी ऑप्शन है चेन्नई में और डी ऑप्शन है मुंबई में। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में यह स्थित है। आपको याद रखना है एमसी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो भोपाल में। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8।
इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा संदेश ग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आंतरिक एवं बाह्य कारकों को क्या कहा जाता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है प्रतिपुष्टि कहा जाता है, बी ऑप्शन है विखंडन कहा जाता है, और सी ऑप्शन है प्रवहन कहा जाता है, और डी ऑप्शन है शोर कहा जाता है। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शोर कहा जाता है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा संदेश ग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले आंतरिक एवं बाह्य कारकों को क्या कहा जाता है, तो शोर कहा जाता है। अगर कोई संदेश ग्रहण कर रहा है तो कोई बच्चा अगर शोर करेगा तो वो संदेश को ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा शोर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा में अध्यापक निम्नलिखित में से किस पर तत्काल नियंत्रण रखता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है स्वयं संप्रेषण की चयनित पद्धतियों और संदेश पर, फिर उसके बाद से बी ऑप्शन है श्रोता, शोर और प्राप्ति पर, सी ऑप्शन है प्रतिपुष्टि, प्रौद्योगिकी और श्रोताओं के अनुभव पर, और डी ऑप्शन है संप्रेषण का माध्यम, अन्य संप्रेषक और बाह्य कारक पर। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कक्षा में अध्यापक इन चारों विकल्पों में से किस पर तत्काल नियंत्रण रखता है, आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वयं संप्रेषण की चयनित पद्धतियों और संदेश पर जो है कक्षा अध्यापक जो है तत्काल नियंत्रण रखता है। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा जा रहा है कि कक्षा की स्थिति में संप्रेषित शब्दों में क्या होता है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कक्षा की स्थिति में संप्रेषित शब्दों में क्या होता है। पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया प्रेरणा, विवाद और आत्मनिरीक्षण होता है। बी ऑप्शन है विपथन, आलोचना और असंगति होता है, और सी ऑप्शन है फीकापन, असंगति और अस्वीकृति होती है, और डी ऑप्शन है शक्ति, संरचना और परंपरा होती है। तो इन चारों विकल्पों में से बताना है कि कक्षा की स्थिति में संप्रेषित शब्दों में क्या होता है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, शक्ति, संरचना और परंपरा। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कक्षा की स्थिति में संप्रेषित शब्दों में क्या होता है, तो शक्ति होती है, संरचना होता है और परंपरा होती है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें पूछा जा रहा है कि अच्छे कक्षा संप्रेषक के रूप में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने श्रोताओं से किस प्रकार से बात करेंगे या किस प्रकार से उनको समझेंगे। यहाँ पर उससे संबंधित 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको सही आंसर बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है श्रोताओं के मनोभाव को समझेंगे, बी ऑप्शन है शांत संकेत को समझें, सी ऑप्शन है कलात्मक विराम को समझे, और डी ऑप्शन है प्रतितर्क को समझे। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है कि अच्छे कक्षा संप्रेषक के रूप में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपने श्रोताओं को किस प्रकार से समझें। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, कलात्मक विराम को समझे उनके। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन थोड़े से लगते हैं कि समझ में नहीं आते हैं, लेकिन आप उनको प्रॉपर वे में पढ़ेंगे तो समझ में भी आ जाएगा और उसका आंसर भी आप आसानी से कर पाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कक्षा में भाषायेतर संप्रेषण के घटकों को चिन्हित कीजिए और आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि इसका सही आंसर क्या है। देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया इस प्रश्न में मौखिक अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक अंतर और बैठने की व्यवस्था, और बी ऑप्शन है कथन की गति, अच्छी अनुभूति कारक और ध्वनिक, सी ऑप्शन दिया गया है उच्च ध्वनि, वास्तविक परिवेश और अध्यापक शिक्षार्थी की दूरी, और डी ऑप्शन है मौखिक अभिव्यक्ति, अंग गति, संवेदन और वैयक्तिक देश, जिसको स्पेस बोलते हैं। ठीक है यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चन को पहले एक बार और समझ लीजिए ताकि आपको आंसर देने में आसानी हो। निम्नलिखित में से कक्षा में भाषायेतर संप्रेषण के घटकों को चिन्हित करना है, आपको फाइंड करना है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, मौखिक अभिव्यक्ति, अंग गति, संवेदन और वैयक्तिक देश स्पेस। ये जो हमारा क्या है ये राइट आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13।
इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी श्रवण के मूल कारक हैं। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि प्रभावी श्रवण के मूल कारक कौन से हैं इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है मत ग्रहण और एक टक और कड़ी दृष्टि से देखना और व्यवधान, और उसके बाद बी ऑप्शन है आक्रामक प्रश्न करना, लगातार संकेत करना और बार बार संचलन करना। सी ऑप्शन है मी टू इज्म, इधर उधर झांकना और सलाह देना, और डी ऑप्शन है विचारों को स्वीकार करना, विमर्श और मुक्त प्रश्न पूछना। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन से प्रभावी श्रवण के मूल कारक हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। विचारों को स्वीकार करना, विमर्श और मुक्त प्रश्न पूछना, ये जो है प्रभावी श्रवण के मूल कारक हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि डीटीएच सेवा का आरंभ निम्न वर्ष में से कब हुआ था। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। डीटीएच वही जो आप घरों में देखते हैं फ्री वाले जो चैनल्स आते हैं जिसमें 40-50 से अधिक चैनल्स होते हैं, वो डीटीएच सेवा का आरंभ किस वर्ष हुआ है आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन है 2000 में, बी ऑप्शन है 2002 में, और सी ऑप्शन है 2004 में, और डी ऑप्शन है 2006 में। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डीटीएच सेवा का आरंभ जो है 2000 जो है इसमें किया गया था। 2000 के ईयर्स में इसको शुरुआत की गई थी डीटीएच सेवा की। और डीटीएच का फुल फॉर्म क्या होता है इसको भी आप याद रख लीजिए। अगर पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन में कि डीटीएच का फुल फॉर्म क्या है, इसका संक्षिप्त जो है नाम क्या है, आपको वो बताने को पूछा जाए एग्जाम में, तो आपको याद रखना है डायरेक्ट टू होम जो है इसका फुल फॉर्म होता है डीटीएच का। आपको याद रखना है क्या, डायरेक्ट टू होम इसका फुल फॉर्म होता है डीटीएच का। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 16 नवंबर को, बी दिया गया है 19 नवंबर को, और सी दिया गया है 27 नवंबर को, और डी दिया गया है 30 नवंबर को। तो बताना है आपको कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। 16 नवंबर को जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कुल सदस्य कितने होते हैं। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया 28 सदस्य होते हैं, बी ऑप्शन दिया गया 14 सदस्य होते हैं, और सी ऑप्शन दिया गया 17 सदस्य होते हैं, और डी ऑप्शन दिया गया है 20 सदस्य होते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। 28 सदस्य होते हैं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 28 होती है, आपको याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की प्रेस परिषद कहाँ है। आपको बताना है कि भारत की जो प्रेस परिषद है वो कहाँ पर स्थित है इन चारों विकल्पों में से। पहला जो ऑप्शन दिया गया चेन्नई में, बी ऑप्शन दिया गया मुंबई में, और सी ऑप्शन दिया गया कोलकाता में, और डी ऑप्शन दिया गया दिल्ली में। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। भारत की प्रेस परिषद जो है कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी संदेश का फीडबैक किससे आता है। आपको बताना है कि कोई भी संदेश जब हम भेजते हैं, चाहे मोबाइल से भेजते हैं, चाहे ईमेल से भेजते हैं, जीमेल से भेजते हैं, तो वो फीडबैक किससे आता है इन चारों विकल्पों में से वह बताना है आपको। पहला जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया सैटेलाइट से, बी ऑप्शन दिया गया मीडिया से, और सी ऑप्शन दिया गया श्रोता वर्ग से, और डी ऑप्शन दिया गया संप्रेषण। तो सही आंसर आपको बताना है इस क्वेश्चन का। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सैटेलाइट से। अगर किसी भी संदेश को आप भेजते हैं किसी भी व्यक्ति तक, तो वो संदेश का जो फीडबैक होता है वो सैटेलाइट के माध्यम से जो है आपके फ़ोन में आता है। चाहे आप सोशल मीडिया चलाते हो, चाहे जीमेल से कोई मैसेज करते हो, या फिर आप कोई भी मैसेज करते हो, तो उसका फीडबैक आपको सैटेलाइट के द्वारा ही प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संप्रेषण की युक्ति प्रचार करने से पहले सूचना एकत्र करना क्या कहलाता है। आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि संप्रेषण की युक्ति प्रचार करने से पहले सूचना एकत्र करना क्या कहलाता है।
पहला जो ऑप्शन है फीडबैक कहलाता है, और बी ऑप्शन है फीड फॉरवर्ड कहलाता है, और सी ऑप्शन है अनुसंधान अध्ययन कहलाता है, और डी ऑप्शन है अभिमत कहलाता है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर है अभिमत कहलाता है। संप्रेषण की युक्ति प्रचार करने से पहले सूचना एकत्र करना जो है अभिमत कहलाता है, आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन यूजीसी ने जून 2007 में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में 24 घंटे चलने वाला व्यावसायिक समाचार चैनल कौन सा है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन यहां पर दिया गया जी न्यूज है, बी ऑप्शन दिया गया एनडीटीवी 24/7 है, और सी ऑप्शन है सीएनबीसी है, और उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया इंडिया न्यूज है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है कि भारत में 24 घंटे चलने वाला व्यावसायिक समाचार चैनल कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर CNBC जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है भारत में 24 घंटे चलने वाला व्यावसायिक समाचार चैनल है CNBC, आपको याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो में हम संप्रेषण वाले यूनिट से जो है 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास करेंगे, और जो कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए पूछा जा रहा है कि क्योंकि जानकारी आपका अधिकार है, इस सूक्ति का प्रयोग इनमें से किसमें किया जाता है? आपको बताना है कि क्योंकि जानकारी आपका अधिकार है, ये जो वर्ड है या ये सेंटेंस है इसका प्रयोग इनमें से किसमें किया जाता है? पहला जो ऑप्शन दिया गया है द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा, बी ऑप्शन है द हिंदू द्वारा, सी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है इंडियन एक्सप्रेस द्वारा, और डी ऑप्शन दिया गया है हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा। इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? राइट आंसर है हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा। क्योंकि जानकारी आपका अधिकार है, ये सेंटेंस या ये सूक्ति का प्रयोग हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा किया जाता है, आपको याद रखना है। तो देखिए ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और आशा करता हूं कि जितना भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया, यानी कि 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी मैंने प्रीवियस ईयर के आपको कराएं संप्रेषण वाले यूनिट से इस वीडियो में, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, और किसी और यूनिट से अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो उसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और एग्जाम रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उस पर भी वीडियो बना के आप सभी को इन्फॉर्म करने का प्रयास करूँगा। तो आशा करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। क्योंकि इस चैनल पे जो कुछ भी आपको प्रोवाइड किया जाता है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन कंटेंट का लाभ लें, इन वीडियो का फ़ायदा लें, और दूसरों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा मिल सके। और इसके साथ ही साथ चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।